हेलो। पीरियोडिसिटी का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले इसका 3 लेक्चर हुआ है, बट इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस जितने भी तरह के होते हैं वो सारा डिस्कस किया जाएगा। उसका ट्रेंड क्या है वो डिस्कस किया जाएगा, और एक्सेप्शन क्या आते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, बट जेड इफेक्टिव के बेस पे एग्जाम्पल नहीं किए थे हम लोग। तो जेड इफेक्टिव के बेस पे कुछ एग्जाम्पल एक दो वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एटॉमिक रेडियस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस लाए हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे, और वापस से वो रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे, जेड माइनस सिग्मा। ये एटॉमिक नंबर होता था, सबको याद होगा, एटॉमिक नंबर। और इसको स्लैटर्स कांस्टेंट बोलते हैं, यह स्क्रीनिंग कांस्टेंट या कुछ भी, 2-3 तरह का नाम है, स्लैटर्स कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और भी 1-2 तरह नाम है, कुछ भी समझ लो। ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें इससे पहले का 3 लेक्चर तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक। अब इसमें बोरोन, बोरोन का तो हमको पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, हमको ये सिग्मा निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, यही होता है। इसमें बताया गया ये जो n वैल्यू है, इस वैल्यू के बेस पे हम लोग सेपरेट करते हैं इसको। 1s2 को अलग, 2s2 2p1 को अलग। ठीक है। अब इसमें क्या था, जो लास्ट सबसेल है, जैसे इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3-1 करेंगे इंटू 0.35 प्लस, उसके बाद जो टोटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85। ठीक है। ये करेंगे इतना। अब इसको करो कैलकुलेट, देखो इसका 2 गुना 0.35 प्लस 2 गुना 0.85, ये आ जाएगा अराउंड 2.3 के। ठीक है। ये सिग्मा वैल्यू 2.3। अब जेड देख लो, जेड इफेक्टिव 5 - 2.3, ये आ जाएगा 2.7। तो बोरोन का जेड इफेक्टिव 2.7 हो गया, सिंपल। देखो, इसका जो फॉर्मूला क्या था, लास्ट जो सब सेल है उस पे -1 करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। उसके बाद वाले सब सेल में माइनस नहीं करना, उसका जो n होगा वही ले लेना है, उसको 0.85 से गुना करना है। इसके अलावा भी और कुछ हो तो उसको प्लस करना है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना लेना है, इंटू 1 करना है। ठीक है, इतना। तो ये समझ गए सिग्मा निकालने का तरीका। और एटॉमिक नंबर तो पता ही है, तो जेड इफेक्टिव ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये जेड इफेक्टिव है स्कैंडियम का। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 21। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो हमको पहले सिग्मा निकालना है। सिग्मा निकालने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। स्कैंडियम का 21 होता है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, यही होता है। देख लो, 10 10 20 21। ठीक है। बट इसमें क्या है, हमको एन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। 1s2 अलग आ जाएगा, 2s2 2p6 अलग आ जाएगा, 3s2 3p6, और ये 3p6 3p6 और 3d1 अलग आ जाएगा, फिर 4s2 अलग आ जाएगा। ठीक है। अब इसका सिग्मा कैलकुलेट करो। देखो, इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो, जेड इफेक्टिव 21 तो आएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे है ना जेड, तो यहाँ 21 आएगा। अब इसको ऐसे कर लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2-1 इंटू 0.35 प्लस, अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 1 9 इंटू 0.85। अब रेस्ट जो भी बच गया इलेक्ट्रॉन सब ले लो, 6 2 8 2 10, 10 गुना 1, ये 21 माइनस इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 आएगा। ये 3 हो गया जेड इफेक्टिव। सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर एन वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे सेपरेट करो। उसके बाद लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें -1 करो इंटू 0.35,
उसके बाद वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जितने भी इधर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं सबको 1 से गुणा कर दो। ऐसे करके सिग्मा का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। सिग्मा का वैल्यू पता चल गया तो फिर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका जेड वैल्यू जेड इफेक्टिव 3 हो गया। ठीक है, एक और देख लो। हाँ, इस तरह से भी पूछा जाता है, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन पेरीफेरी। जहां पे पेरीफेरी दिया गया है उसमें सिंपल क्या करना है, देखो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। अब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 3 2 5 2 7 हो गया। अब देखो इसको सेपरेट करेंगे, 1s2 2s2 2p3। अब जैसे ही पेरीफेरी दिया गया है तो उसमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना 3 2 5, इसमें -1 नहीं करना है, इसको डायरेक्ट 0.35 कर देना है, प्लस 2 × 0.85। ऐसे करके सिग्मा निकाल लोगे। जहां पे पेरीफेरी दिया गया है उसमें -1 नहीं करना है, यहाँ पे 3 2 5 है, 5 ही रखना है। अगर पेरीफेरी मीन्स क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको -1 नहीं किया जाता। यहाँ से सिग्मा निकाल लो, फिर उसको जेड इफेक्टिव निकालना है तो 7 माइनस इसको कैलकुलेट करके लिख लेना, जो भी होगा आंसर वो हो जाएगा जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का। ठीक है, सिंपल है। तो अब आज के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस। देखो रेडियस सबसे पहले होता क्या है, ये एक एटम है, इसके भी न्यूक्लियस है बीच में, ये इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब सबको पता है एटम कितना छोटा होता है। इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं। लाइक दो एटम मिलकर कोई बॉन्ड बना रहा है, इसके बेस पे निकालते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव लाइक नेचर रखता है, वो कुछ ऐसे ऐसे चलता है, इस वजह से भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको बॉन्डेड स्टेट में पढ़ते हैं। अब बॉन्डेड स्टेट में पढ़ते हैं तो 4 टाइप से पढ़ते हैं। पहला कोवेलेंट रेडिया, फिर वॉन्डरवाल, फिर मेटालिक, फिर आयनिक रेडिया। देखो कोवेलेंट रेडिया की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वंडरवॉल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये एक एटम है और ये एक एटम है, बस कोलिजन होता है। ठीक है, मेटालिक रेडिया की बात करोगे तो जस्ट कुछ इस तरह से होता है। और आयनिक रेडिया तो वो तो पता है, ये आयंस बनता है। जैसे इधर आएगा तो अगर प्लस बन गया तो ये छोटा हो गया, इधर आया तो माइनस बन गया तो बड़ा हो गया, ये सब तो पता ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कोवेलेंट रेडिया से। ठीक है, देखो कोवेलेंट रेडिया की बात करोगे तो इसमें दो तरह के होते हैं। पहला तो होमो एटॉमिक होते हैं, दूसरा हेट्रो एटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक की बात करो तो होमो एटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से बोलो तो ये भी बोल सकते हो, होमो डायटोमिक। होमो डायटोमिक क्यों, मतलब एक ही टाइप के दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। और हेट्रो डायटोमिक मीन्स दो डिफरेंट टाइप के हैं। सपोज एक ये छोटा एक बड़ा है, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो। ठीक है, सिंपल। तो होमो डायटोमिक के लिए निकालना हो तो इसका अगर एग्जांपल लिखोगे तो देखो H2F2O2, सेम टाइप के दो एटम मिलके अगर बॉन्ड बना रहे हो तो उसको हम लोग होमो डायटोमिक। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसका अगर सिंपल निकालने का तरीका है, देखो एक ये एटम है, एक ये एटम है। ठीक है, दोनों का साइज सेम है, दोनों ए है। ये बॉन्ड लेंथ हो गया, इसको डी बोल दो। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे, ये इसको आर ए बोल दो, इसको आर ए बोल दो। ठीक है, सिंपल है, आर ए प्लस आर ए इक्वल्स टू डी होगा। ठीक है ना, ये रेडियस है एक एटम का, ये भी रेडियस है दूसरे एटम का, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग डी बोल रहे हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, D/2। सिंपल, इसमें कुछ खास है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा जानना भी नहीं है। सिंपल सी बात है, एक एटॉम है, इसका रेडियस आर ए है, दूसरा एटॉम है, इसका रेडियस आर ए है, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाया जो डी बॉन्ड बन गया, कुछ इस तरह से। ये डी बॉन्ड हो गया, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब डी बॉन्ड लेंथ कितना है, दोनों का इक्वल है, तो दोनों का इक्वल है तो एक का रेडियस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, सिंपल।
इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग हेट्रोएटॉमिक। देखो हेट्रोएटॉमिक में भी दो टाइप का होता है। पहले अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो आ जाए, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, या इसको ये भी बोल सकते काई डज नॉट इक्वल टू जीरो। काई मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो इसका एग्जांपल है PH3 मान लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे एक का साइज बड़ा है, दूसरे का साइज छोटा है, बट इसका भी सेम उसी तरह निकलता है जो पहले निकाला है। इसका भी RA इक्वल्स टू D/2 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो है। ठीक है, और अगर इसकी बात देखो, ये भी D है, ये RA है, और ये RB है, तो RB भी वही होगा D/2, कुछ ऐसा नहीं है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। ठीक है, इस वजह से। दूसरा देखोगे इधर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं है, उसमें क्या होता है, जैसे ये दो एटम है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं एक फॉर्मूला से, जिसको बोलते हैं स्टीविंसन शॉर्टमेयर इक्वेशन। ठीक है, उससे निकालते हैं स्टीविंसन शॉर्टमेयर इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, D इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09, कुछ कुछ बुक में 0.07 भी दिया गया है, मॉड काई ए माइनस काई बी। ठीक है, ये होता है काई यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये रेडियस, इससे निकालते हैं। इससे किसका निकालते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दोनों एटम के बीच में। और इससे, ये तो सिंपल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट इससे पहले जो ये निकाले तो होमोडायटोमिक का इस टाइप से ही आर ए इक्वल टू D/2 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तो फिर हमारा स्टीवेंसन शॉर्टमेयर इक्वेशन यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे वंडर वाल रेडिया, तो वंडर वाल रेडिया तो सबसे पहले नोबेल गैस के लिए होता है। इस साइड जो होता है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, उसके लिए। ठीक है, वंडर वाल रेडिया में क्या होता है, दो एटम है, ये आपस में पास आते हैं बट कोलिजन में रहते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका RA निकालोगे तो सिग्मा/2, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वंडरवॉल रेडिया में। और देखो, अगर मेटेलिक रेडिया भी देख लो, उसके बाद एक और ट्रेंड बता देते हैं। देखो मेटेलिक रेडिया में क्या है, ये जस्ट पास आते हैं ऐसे, इसका भी वैसे ही निकलता है, RA इक्वल्स टू D/2। अगर तीनों रेडिया की बात करोगे, लाइक कोवेलेंट की, वंडरवॉल की, वंडरवॉल और मेटेलिक, अगर तीनों की बात करोगे, सपोज इसके रेडिया को A बोल देते हैं, इसके रेडिया को B बोल देते हैं, और इसके रेडिया को C बोल देते हैं, तो एटॉमिक रेडियस अगर पूछा जाए, सबसे कम होगा A का, उसके बाद होगा C का, उसके बाद होगा B, सबसे बड़ा B है और सबसे छोटा A है। इसका रीजन क्या है, रीजन पता है। देखो कोवेलेंट रेडिया क्या होता है, कुछ इस तरह से। मेटालिक रेडिया क्या होता है, जस्ट पास आते हैं, और वंडरवॉल रेडिया दूर दूर रहते हैं। अगर इसकी बात करो, और इसकी बात करो, और इसकी बात करो, पता ही है सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। एग्जाम्पल अगर लेना हो तो हीलियम का ले लो। ठीक है, और मेटेलिक रेडियम में दो टाइप का होता है, 2D और 3D सरफेस जो बनता है, तो सबका इसी से निकलता है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर एनॉमलस केस की बात करोगे रेडिया में, देखो जैसे फर्स्ट पीरियड ले लो, क्या है, इधर हाइड्रोजन है,
इधर हीलियम है, यही है। तो हमको पता है लेफ्ट टू राइट, देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो हमारा साइज डिक्रीज करना चाहिए। साइज डिक्रीज करेगा तो मतलब रेडिया भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो सिंपल है, ये नोबेल गैस है, इसका रेडिया इससे बड़ा होगा, ठीक है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जैसे अगर 2p की बात करोगे सेकेंड पीरियड की, इसमें क्या क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, यही आता है। नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडिया भी डिक्रीज करना चाहिए, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ भी डिक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ डिक्रीज नहीं करता है। सबसे बड़ा यही हो जाता है, नियॉन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवॉल रेडिया आ जाता है। ठीक उसी तरह थर्ड थर्ड पीरियड का भी देख लो। थर्ड पीरियड में क्या क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड तो यही होना चाहिए, बट यहाँ नहीं होता है। सबसे बड़ा आर्गन हो जाएगा, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रेंड सही हो जाए। इसका रीजन क्या है, सिंपल है। जहां पे भी वंडरवॉल रेडिया दिखे, जहां पे भी वंडरवॉल जैसे नोबेल गैस दिखे, तो उसका रेडिया सबसे बड़ा होगा उस ग्रुप में, ठीक है, और उस पीरियड में। अगर ग्रुप की बात करें, देखो नॉर्मल ट्रेंड अभी यहाँ बताए, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है। उसी तरह डाउन द ग्रुप जाओगे तो शेल इंक्रीज होते हैं, साइज इंक्रीज होते हैं, यही है नॉर्मल। इसी तरह ग्रुप में देख लो, फर्स्ट ग्रुप की बात करो और सेकेंड ग्रुप की। फर्स्ट में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। सेकेंड में क्या क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ठीक है, इतना आता है। नॉर्मल ट्रेंड क्या है हमारा, अभी बताएं, फिर से लिख लो। डाउन द ग्रुप सेल इंक्रीज, सेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। हमारा नीचे जाओगे तो बढ़ना चाहिए, यहाँ बस एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक इसी तरह नीचे जाओगे तो बढ़ना चाहिए, यहाँ बस एक्सेप्शन आ जाता है। इसका रीजन है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे ये क्या होता है। जैसे जैसे नीचे आओगे ना तो एफ ऑर्बिटल आने लगता है ना, तो उसके कारण ये इफेक्ट आता है। ये हम जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे समझा देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर देख लो, थर्ड ग्रुप से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक, यहाँ पे देखो, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वेटेरियम, जिरकोनियम, वेनेडियम, नियोबियम, क्रोमियम, मोलिबेडनम, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, आयरन, रुथेनियम, कोबाल्ट, रोडियम, निकेल, पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, ठीक है। उसी तरह फिर नीचे आओगे, यहाँ तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये बराबर होने लगता है, थर्ड वाला जो है। अगर इसका ओवरऑल लिखने जाओगे तो
3D बड़ा होता है, ठीक है, सॉरी 3D छोटा होता है, फिर 4D और 5D का जो साइज होता है वो इक्वल होता है, ये 5D वाला एलिमेंट जितना भी है, ठीक है। टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रिहीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है, ये देख लेना जो भी है। इसका ओवरऑल ट्रेंड यही होता है, 3D से बड़ा 4D और 4D का 4D एंड 5D का साइज इक्वल रहता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक आता है जिसपे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होता है, यहाँ पे एफ ब्लॉक आता है। उस वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव, देखो जेड इफेक्टिव तो नॉर्मली जेड माइनस सिग्मा होता है, बट एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग के कारण ये साइज बराबर होने लगता है, ये साइज इक्वल का साइन है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल का साइन है। उसका रीजन क्या है, इसको एक साइंटिफिक वर्ड अगर बोले तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। पुअर डी पुअर एफ पुअर शील्डिंग के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिस वजह से हमारा यहाँ 4D और 5D का साइज इक्वल होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता है बस इक्वल, क्योंकि इसके बाद आता है 4D, इसलिए सिर्फ इसका एक याद रख लो, बाद बाकी 3D से बड़ा 4D और 4D और 5D का साइज इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। उसी तरह अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 13, 14 एंड 15, ठीक है। 13 में क्या क्या आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 में क्या क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। 15 में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। देखो इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इसका नॉर्मली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करते जाता है, इसका भी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करते जाता है, किसका, 14th ग्रुप का और 15th ग्रुप का, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ आता है, सिर्फ इसमें बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने लगता है। उसका रीजन क्या है, इससे पहले 3D एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग आ जाता है, ठीक है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब रीजन है एक्सेप्शन का, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है याद रख लो, ये सब रीजन है। जैसे यहाँ पे बात करोगे, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज इक्वल हो जाता है 4D और 5D का, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए हमने एनॉमलस केस बोला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग आ जाता है, जिसकी वजह से डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, वो रीजन है, इसलिए उसको एक्सेप्शन मत बोलो, एनॉमलस केस बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर 3D सीरीज की बात करोगे, ये थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा है, इसको अगर डायरेक्ट याद रखना हो, इसको तो हम तो डायरेक्ट ऐसे रट गए थे, स्कैंडियम, टिटेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। ये 3D है, सेम इसके 4D आएगा, सेम इसके 5D आएगा, ठीक है। जैसे टिटेनियम है, जैसे क्रोमियम है, ये ऑर्डर याद रख लो। अब क्रोमियम के नीचे क्या आता है, क्रोम के नीचे मोलिब्डेनम आता है, ठीक है, फिर टंगस्टन आता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 4D का भी आ जाएगा और 5D का भी आ जाएगा, सिंपल। इसमें एक लाइन ये याद रख लो,
एक लाइन 3D सीरीज वाला याद रख लो। स्कैंडियम, टिटेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, इतना याद रख लो 3D सीरीज का। 3D सीरीज हो गया तो 4D एंड 5D जस्ट उसके नीचे जो आ रहा है वही आएगा। ठीक है? इसके बाद आता है आयनिक रेडिया। आज ऑलरेडी थोड़ा लेंथ वीडियो बड़ा हो गया। आयनिक रेडिया और आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आयनिक रेडिया और आयनाइजेशन एनर्जी एक साथ फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।